माया अभी मुंडे पहाड़ पर बने हुए अपने शिविर में श्वेता के सामने बैठी हुई थी। वो अभी तक बहुत सी उलझनों में थी और खास तौर पर उसे इस बात का डर था कि वो श्वेता पर भरोसा कर सकती है भी या नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। उसे अभी तक इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी कि कार्तिक कहाँ है और क्या कर रहा है। उसका आखिरी बार कार्तिक से मानसिक संपर्क होते होते रह गया था और उसका परिणाम इतना अच्छा नहीं रहा था कि वो सारी बात कार्तिक को समझा सके। लेकिन माया अब इस बारे में अपना मन बना चुकी थी कि चाहे महादेवी को ये पसंद आए या ना आए, लेकिन वो कार्तिक से मिलने का रास्ता जल्द ही खोज लेगी। इस काम में उसकी अब तक की सबसे बड़ी मदद तो श्वेता ही साबित हुई थी। श्वेता ने काफी कुछ काम की बातें उसे अब तक बताई थी, लेकिन कुछ बड़े सवालों के जवाब अभी बाकी थे। माया ने उससे साफ साफ पूछा, आखिर महादेवी इन सारी लड़कियों को किस चीज के लिए तैयार कर रही हैं? यहाँ उसने एक तरह का कल्ट बना रखा है। ये किसी अच्छे काम के लिए है या इसके पीछे भी कोई अजीबोगरीब मानसिक विकार है, जैसा ज्यादातर कल्ट आदि के पीछे हुआ करते हैं? माया ने श्वेता से ये सवाल गहरे संदेह और महादेवी के प्रति अविश्वास के साथ पूछा था। लंबी कहानी है, कहते हुए श्वेता ने एक ठंडी सांस भरी और माया को अतीत के पन्नों में ले गई, जहां उसने माया को नागलोक और शुष्क लोक के बीच की सारी समस्या की वो कहानी भी सुनाई जो कार्तिक को बेताल के माध्यम से पता चली थी। फिर श्वेता ने महादेवी के अतीत के बारे में वे सारे पन्ने भी खोले जिनमें महादेवी के उस रूप का जिक्र था जब वो बस माधुरी हुआ करती थी। लेकिन ये श्वेता ये सब बातें कैसे जानती है? ये बात माया को मन ही मन खटक रही थी। उसका श्वेता के प्रति रवैया पूरी तरह दोस्ताना ही था, लेकिन श्वेता के बारे में बिना कुछ ज्यादा जाने वो इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि श्वेता को इतने पुराने अतीत के बारे में इतनी गहरी और दूभर जानकारियां हैं। दरअसल कहीं ना कहीं उसे इस बात से जलन भी हो रही थी कि श्वेता खूबसूरत थी। वो कार्तिक की उस तरह की अच्छी दोस्त थी, उसके बारे में कार्तिक से कुछ बुरा कहना मुश्किल हो जाता था और आखिरकार वो इस तरह की सारी गुप्त जानकारियों और शक्तियों को भी रखती थी। लेकिन माया अपने किसी भी भाव को अपनी बातचीत में सामने नहीं आने दे रही थी। महादेवी के बारे में सारी बातें सुनकर माया को बहुत आश्चर्य हुआ था। श्वेता ने उन दोनों के बीच होने वाली सारी चर्चा में जिस रूप में महादेवी को रखा था वो उससे बहुत अलग था जैसा माया ने महादेवी को अब तक सोचा था। माया को महादेवी एक खड़ूस शिक्षक और एक जिद्दी औरत के ही रूप में देखती थी। माया कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक वक्त महादेवी माधुरी नाम की एक चंचल और मासूम लड़की हुआ करती थी। कहीं ना कहीं ये सारी कहानी सुनकर माया के मन में महादेवी के प्रति सहानुभूति भी आ रही थी। लेकिन फिर उसने इस बात को याद किया कि किस तरह महादेवी ने अनगिनत नियम कानून लगाकर सभी लोगों को यहाँ पर एक तरह से बंधक बना रखा था। माया को आश्चर्य होता था कि उसके अलावा बाकी सभी लड़कियों को ऐसा नहीं लगता था कि महादेवी उनके साथ गलत कर रही हैं। माया को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने श्वेता से आगे पूछा, महादेवी और जीवन के बीच की बात और युद्ध के मामले वाली सारी बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन ये जो तैयारियां करवाई जा रही हैं और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर महादेवी सभी लड़कियों को किसी नई दिशा में ले जा रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है? कहीं वो भी अपने पिता केशव की तरह? कहते कहते माया रुक गई। उसे लग रहा था कि कहीं वो महादेवी पर उसी तरह के आरोप तो नहीं लगा रही जिस तरह के आरोप नागलोक वालों ने उस पर लगातार लगाए थे। यदि वो ऐसा कर रही थी तो ये महादेवी के साथ बहुत बुरा करने वाली बात होगी। माया खुद भी एक लड़की थी, उसने भी प्यार किया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि जब किसी लड़की को बिना वजह सारे समाज में बदनाम किया जाता है
तो उस बदनामी में साथ देने का काम कितने घटिया स्तर की बात होती है, और वो ऐसे किसी घटिया काम को भूलकर भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए माया ने सिर्फ सवालिया भाव अपने चेहरे पर लेकर श्वेता की ओर देखा। श्वेता माया की बात समझ गई और सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, महादेवी उस तरह की नहीं है। श्वेता ने कहा, हां, मुझे भी यही लग रहा था। माया ने उसकी बात पर हामी भरी और आगे कहा, लेकिन फिर भी कोई तो वजह है कि महादेवी लगातार सभी को इस कठिन साधना में व्यस्त रखती हैं। वो जल्द से जल्द सबकी ऊर्जा को किसी खास स्तर पर ले जाना चाहती हैं और किसी तरह उनकी उच्चतम ऊर्जा का कोई तो उपयोग करना ही चाहती हैं। श्वेता ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, हां, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि जिस तरह कलयुग के साथ काली ऊर्जा वाले बहुत सारे प्राणियों ने दोनों लोकों पर हमला किया था, उस तरह के आसार फिर से बनने लगे हैं। और ये भविष्यवाणी कर्ण पिशाचिनी ने की है, जो भूत और भविष्य एक साथ देख सकती है। इसलिए उसकी कही बात को सारे लोगों में कोई भी प्राणी हल्के में नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि उसकी बात गलत नहीं निकल सकती या होने वाली घटना को टाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसने किसी बात की चेतावनी दी है तो उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। श्वेता के चेहरे पर गहरी गंभीरता के भाव थे। उसे अंदाजा था कि ऐसा होना कितना भयानक हो सकता था। कुछ पलों तक सोच में डूबे रहने के बाद श्वेता आगे बोली, महादेवी के पास ब्रह्म ऊर्जा होने की वजह से उसे बहुत पहले ही इन सारी बातों का अंदाजा हो गया था, जिन्हें बाद में कर्ण पिशाचिनी ने और भी पक्का कर दिया। महादेवी को लगता है कि जल्द ही राहु काल आने वाला है, और राहु काल आने के साथ साथ काली ऊर्जा वाली सभी शक्तियों की ताकत बढ़ जाएगी। मतलब ये सब राहु काल का सामना करने की तैयारी है, माया ने समझते हुए कहा। श्वेता ने हां में सर हिलाया और कहा, हां, राहु काल आते ही काली ऊर्जा वाले सारे प्राणी तुरंत संसार के सारे सकारात्मक ऊर्जा वाले प्राणियों पर विजय पाना चाहेंगे। अब अगर उन्हें ऐसा करना है तो इसके लिए सबसे पहले वे उन्हीं रास्तों को अपनाएंगे जहां मध्यम ऊर्जा वाले लोगों की बात होगी। वो किस लिए? माया बोली, इसलिए कि अगर काली ऊर्जा वाले प्राणियों को इन दोनों लोगों की शक्ति मिल जाती है तो फिर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा को काली ऊर्जा में बदलने के लिए आसानी से सारे रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें नागमणि भी मिल सकती है और तब उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा ना हो सके इसलिए मध्यम ऊर्जा वाले लोगों की बहुत शक्तिशाली सेना जरूरी है, और चूंकि नागलोक से इस काम में मदद की गुंजाइश महादेवी को नहीं है, इसलिए वो इन सारी लड़कियों को, तुम्हें और मुझे इस चीज के लिए तैयार करवा रही है कि हम में से कुछ सर्वोच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाएं और राहु काल आने पर काली ऊर्जा का सामना डट कर सकें, ताकि बाकी संसार में फिर से उसी तरह की तबाही ना मचे जैसी कलयुग के आने के साथ हुई थी। इतना कहकर श्वेता शांत हो गई, जैसे वो किसी पुराने विचारों में खो गई थी, और उसके चेहरे पर महादेवी के प्रति सहानुभूति के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। लेकिन माया को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि महादेवी का श्वेता के प्रति भी कोई नकारात्मक रवैया कहीं ना कहीं जरूर है, जो पूरी तरह से नकारात्मक ना भी हो, पर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें श्वेता ठीक नहीं समझती। खुद उसने अनुनाद के अंदर माया से ये कहा था कि अनुनाद को नियंत्रित करने की चाबी सिर्फ महादेवी के पास ही है। ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। यानी कि उसे भी लगता था कि महादेवी का अकेले का नेतृत्व इस सारे मामले में सभी के लिए अच्छा नहीं है। माया अपनी जिज्ञासा को श्वेता के सामने रखना ही चाहती थी कि तभी उसे महसूस हुआ काफी वक्त हो चुका है, और इस तरह वो दोनों एक साथ एक ही बार में ये सारी बात करना चाहें तो शायद ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। किसी को उन पर शक ना हो जाए, इसलिए माया ने कहा,
मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर से हम यहां पर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इससे किसी को शक हो जाए। श्वेता को भी इस बात का एहसास हुआ। उसने तुरंत कहा, हाँ, ये बात तुमने अच्छी याद दिलाई। हमें जो भी बातें करनी है वो हमें किसी और समय करनी चाहिए। बहुत ज्यादा वक्त अगर हम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे तो आज नहीं तो कल महादेवी को या उसके किसी जासूस को शक हो ही जाएगा। श्वेता की बात सही थी और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इस तरह का शक किसी को होने के लिए कोई देरी थी। उनके शिविर के आसपास ही एक लड़की घूम रही थी जिसने श्वेता को माया के शिविर में अंदर जाते हुए देखा था और उन दोनों की बात को वो बाहर से ही सुनने की कोशिश भी कर चुकी थी। उसे लग रहा था कि यहां जरूर ही कोई नई खिचड़ी पक रही है। ये लड़की छोटे बालों वाली काम्या थी और उसे काफी शक हो रहा था कि श्वेता और माया दोनों मिलकर कोई ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसके बारे में दोनों नहीं चाहती कि महादेवी को पता चले। लेकिन वे दोनों अभी इस चीज का शुक्र मना सकती थीं कि ये लड़की काम्या खुद महादेवी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी और इस बात की संभावना कम ही थी कि वो जाकर तुरंत महादेवी से इन दोनों की खुसर पुसर की चुगली कर दे। जैसे ही उसने श्वेता को शिविर से बाहर आकर सावधानी से इधर उधर देखते हुए और आगे जाते हुए देखा तो वो तुरंत वहां एक पेड़ के पीछे छिप गई और उसने श्वेता को कोई शक भी नहीं होने दिया। श्वेता चुपचाप अपने रास्ते चली गई और कुछ देर बाद माया अपने शिविर से बाहर आई और उसने भी इस बात की ताकीद की कि उन दोनों पर किसी को शक नहीं हो। इस सब के बीच माया ने अपनी सबसे बड़ी जिज्ञासा को अपने मन में ही दबा कर रखा था और उसने जानबूझकर कुछ ऐसे सवाल जोड़ना उस समय उचित नहीं समझा था जिन्हें जानने का उसका बहुत मन था। माया ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो उन सारे सवालों को फिलहाल श्वेता के सामने रख देगी तो फिर उसे महादेवी और बाकी सारे मामलों के बारे में जानकारी निकालने में शायद मुश्किल होती, क्योंकि वे सवाल श्वेता को अच्छे नहीं लगते। माया की सबसे बड़ी जिज्ञासा श्वेता के बारे में ही थी। अब तक वो इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि कार्तिक के कॉलेज में साथ घूमने वाली लड़की यहां महादेवी की शिष्या बनकर क्या कर रही है। उसे इतनी पुरानी बातों के बारे में ऐसे क्यों याद आ रहा था जैसे वो खुद वहां रही हो। वो इंसान थी या कुछ और, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे जानती थी श्वेता ये सब? आखिर कौन थी वो? जानने के लिए सुनते रही कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।